बायजूस का एक टाइम पे वैल्यूएशन था $20 बिलियन और अभी बायजूस ने पैसे रेज किए एट ए वैल्यूएशन ऑफ जस्ट $20 मिलियन। सही सुना आपने, सिर्फ $20 मिलियन के वैल्यूएशन पे। और आपको पता है कि इतने बड़े कंपनी के बोर्ड में सिर्फ 3 ही लोग हैं, बायजू रविंद्रन, उनकी वाइफ दिव्या गोकुलनाथ और उनका भाई रिजू रविंद्रन। तो बेसिकली बायजू एक फैमिली रन एम्पायर है और इसीलिए बायजू रविंद्रन को उन्हीं के फाउंडेड कंपनी के बोर्ड से हटाने की बात हो रही है। चल क्या रहा है बायजूस में भाई? क्या आपको भी यही सवाल है? तो चलो इस वीडियो में मैं बात कर लेता हूं इसके बारे में, क्योंकि मेरा काम तो यही है, सिंप्लीफाइंग बिजनेस न्यूज फॉर योर बिजी लाइफ। क्यों? सो दैट यू स्टे इन्फॉर्म्ड एंड यू स्टे अहेड। तो बायजूस में क्या चल रहा है ये समझने के लिए हमें लास्ट ईयर अप्रैल तक जाना पड़ेगा। बायजूस में ना कई बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें से सबसे बड़े नाम है प्रोसेस, पीक 15 और चैन ज़करबर्ग इनिशिएटिव्स। और इन तीनों इन्वेस्टर्स ने पिछले साल बायजूस में कई नॉन कंप्लायंसेस और गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स में रेड फ्लैग्स हाईलाइट किए। और इन सब रेड फ्लैग्स में से एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था कि टू मच ऑफ फाउंडर कंट्रोल। मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, उनका कोई पावर या इन्फ्लुएंस है ही नहीं डिसीजन मेकिंग में। सब कुछ बायजू रविंद्रन और उनके एग्जीक्यूटिव टीम के हिसाब से ही चलता है। द बोर्ड हैज एब्सोल्युटली नो इन्फ्लुएंस। और प्रोसेस ने तो ये भी हाईलाइट किया कि बायजूस के गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स में काफी प्रॉब्लम है, जो इतने बड़े कंपनी में नहीं होना चाहिए। और इन्हीं कुछ डिफरेंसेस के चलते, जिसमें से सबसे बड़ा कंप्लेंट जो टू मच ऑफ फाउंडर कंट्रोल ही था, पिछले साल जून में इन सभी इन्वेस्टर्स ने बायजूस के बोर्ड से रिजाइन कर दिया, लीविंग जस्ट 3 मेंबर्स इन द बोर्ड ऑफ अ $multi-billion कंपनी। बायजू रविंद्रन, को फाउंडर, और उनकी वाइफ दिव्या और उनके भाई रिजू रविंद्रन। बट दिस रिलेशनशिप डिड नॉट एंड देयर। होता भी कैसे? आफ्टर ऑल ये इन्वेस्टर्स हैं। प्रोसेस ने तो $500 मिलियन डाले हुए हैं बायजूस में। बट थिंग्स वर ओनली अबाउट टू गेट वर्स। यू सी, जब इन्वेस्टर्स बायजूस के बोर्ड से निकले तो रविंद्रन का काफी क्रिटिसिज्म हुआ कि वो अपने ही इन्वेस्टर्स के साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर रहे। सो इसीलिए टू मेंड द रिलेशनशिप रविंद्रन रीच आउट किए वापस अपने इन्वेस्टर्स को। बट उनका ये करने में एक अल्टीरियर मोटिव था। बायजूस को पैसे चाहिए थे। बायजूस की ये हालत हो गई थी कि वो मंथ ऑन मंथ कैसे सरवाइव करे, लोगों को कैसे सैलरी दे, वो गिनने में आ गई थी। सो बेसिकली बायजूस वाज डेस्परेट फॉर मनी। सो पीक 15, चैन ज़करबर्ग इनिशिएटिव्स और प्रोसेस, इन इन्वेस्टर्स ने कुछ और इन्वेस्टर्स के साथ जुड़ के एक वर्किंग ग्रुप बनाया। और इस वर्किंग ग्रुप का काम था बायजूस के बोर्ड को गाइड करना और उनके गवर्नेंस रिलेटेड डिसीजंस में उनका हेल्प करना। बट यही वर्किंग ग्रुप बन सकता है कि बायजू रविंद्रन को उन्हीं के फाउंडेड कंपनी के बोर्ड से शायद बाहर निकलना पड़ेगा। यू सी, अराउंड लास्ट ईयर जून में ये इन्वेस्टर्स ने पहले बोर्ड छोड़ा था और अराउंड सितंबर अक्टूबर लास्ट ईयर ये वर्किंग ग्रुप बन भी गया था। और ये एक ऐसा टाइम था जब बायजू रविंद्रन को डेस्परेटली पैसे की जरूरत थी। एज पर सम रिपोर्ट्स, रविंद्रन बायजू ने तो अपना घर भी गिरवे रख दिया था कुछ और एडिशनल कैपिटल रेज करने के लिए। एंड एज पर अ लेटर टू द इन्वेस्टर्स, बायजूस के जो प्रमोटर ग्रुप है, मतलब रविंद्रन बायजू, उनकी वाइफ और उनके भाई ने तो लगभग $1.1 बिलियन पैसे ऑलरेडी बायजूस में खुद के लगा चुके थे। इनफैक्ट वो सेकेंडरी मार्केट में अपने शेयर्स बेचते और दोबारा से वो पैसा कंपनी में लगा देते। और ये करते करते बायजूस का जो प्रमोटर्स का होल्डिंग है वो 22 से 24% पहुंच गया था। और बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो 77 इन्वेस्टर्स हैं, उन किसी का भी सिंगल डिजिट से ज्यादा शेयर नहीं बचा था कंपनी में। बट यहीं पे आता है ट्विस्ट। यू सी, बायजू रविंद्रन को लगभग $200 मिलियन रेज करने के लिए डेस्परेशन था और इसलिए उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को रीच आउट किया। और इस टाइम पे इन्वेस्टर्स मान भी गए कि ये जो ब्रिज फंडिंग है वो प्रोवाइड करेगा
बायजूस को। लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए, डेस्परेशन का फायदा उठाते हुए इन इन्वेस्टर्स ने काफी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस रखे बायजूस के सामने, जिसमें से एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट था कि रविंद्रन को बायजूस की मैनेजमेंट से हटना पड़ेगा। एंड गेस व्हाट, रविंद्रन बायजू वाज डेस्परेट और उन्होंने ये टर्म्स मान लिए और ये अग्री हुआ कि ये इन्वेस्टमेंट और जो पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो कोटर्मिनस रहेगा, यानी कि एक साथ खत्म होंगे। बट एट द वेरी लास्ट मोमेंट जब ये डील साइन ही होने वाला था, बायजूस का जो सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है जीए, उसने बोला ये शादी नहीं हो सकती। मतलब उन्होंने ये कंडीशन रख दिया कि भैया बाद में कुछ नहीं होगा, पहले बायजूस का मैनेजमेंट चेंज होगा, उसके बाद ये पैसे दिए जाएंगे। एंड रविंद्रन को भी लगा कि यार ये तो मेरे गद्दी के पीछे ही पड़ गए हैं। एंड ऑल दिस केओस द डील ब्रोक डाउन और रविंद्रन ने बायजूस के लिए पैसे नहीं रेज कर पाए। और अब तक बहुत सारे वेंडर्स, सप्लायर्स इंक्लूडिंग बीसीसीआई बायजूस को एनसीएलटी ले जाने की धमकी दे चुके थे टू स्टार्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट बायजूस। मतलब वो बेसिकली जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उनको बोलना कि बायजूस को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दो, उसके एसेट्स बेचे जाए और हम सबको हमारे पैसे लौटा दिए जाए। बट रविंद्रन हैड वन लास्ट ट्रिक इन हिज बैग, एक ऐसा ट्रिक जिसने सबको शॉक करके रख दिया। रविंद्रन को चाहिए थे $200 मिलियन डेस्परेटली, तो उन्होंने एक राइट्स इशू किया जिसमें उन्होंने अपने कंपनी को वैल्यू किया सिर्फ $20 मिलियन। करेक्ट, जो कंपनी कभी $20 बिलियन वैल्यू थी उसमें पैसे रेज करने के लिए प्री मनी वैल्यूएशन था सिर्फ $20 मिलियन। एवरीबडी वॉज शॉक्ड। वैसे पहले ये राइट्स इश्यू क्या था? राइट्स इश्यू का मतलब होता है कि कंपनी कुछ पैसे एडिशनल रेज करने के लिए अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एडिशनल शेयर्स ऑफर कर सकता है एट अ डिस्काउंट। लेकिन जब इन्वेस्टर्स को ये समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है और उन्होंने ये क्वेश्चन किया, आफ्टर ऑल चोट लगेगी यार। मतलब आप सोचो, आप एक इन्वेस्टर हो, आपका पैसा जिस कंपनी में लगा हुआ है वो $20 बिलियन से $20 मिलियन पे आ जाए तो कैसा लगेगा। तो जब उन्होंने क्वेश्चंस रेज किए तो बायजूस के पास एक परफेक्ट रिप्लाई था। उन्होंने कहा कि भैया एज पर कंपनी एक्ट बोर्ड के पास पूरा पावर है राइट्स इशू करने के लिए, और जिसका प्राइस भी किसी वैल्यूअर से पहले वैल्यूएशन निकलवाने की जरूरत नहीं है। बोर्ड की जो मर्जी होगी वो प्राइस से राइट्स इशू करवा सकता है। और इसीलिए इन्वेस्टर्स का ये ग्रुप अब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर रहा है, जिसमें वो बेसिकली बायजूस के सभी शेयर होल्डर्स को रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि आप वोट करो कि रविंद्रन को एंड उनके फैमिली को बोर्ड से निकाल दिया जाए। वेल, बहुत ही हाई स्टेक गेम है ये। आगे क्या होगा पता नहीं। अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो शायद एज अ लास्ट रिसोर्ट एनसीएलटी के पास जाएंगे, बोलेंगे कि भाई माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स का राइट्स प्रोटेक्ट आप करो, क्योंकि शेयर होल्डर अग्रीमेंट के हिसाब से हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। और बायजूस के हिसाब से तो ये जो राइट्स इशू किए हैं वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, तो हो सकता है कि जब अगली बार पैसा रेज करे तो वैल्यूएशन फिर से $3 से $4 बिलियन तक पहुंच जाए। कुछ भी हो सकता है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या इन सब में हम ये भूल रहे हैं कि किसी भी कंपनी में सबसे ज्यादा स्टेक इन्वेस्टेड होता है किसी भी फाउंडर का, क्योंकि आफ्टर ऑल उसी का तो बेबी है। ही वांट्स टू प्रोटेक्ट द कंपनी एट एनी कॉस्ट। या हमें यह सोचना चाहिए कि भैया एक बार आप कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड डिक्लेयर कर देते हो, उसके बाद यू हैव टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ योर शेयर होल्डर्स। कमेंट्स में अपना ओपिनियन बताइए। सी यू लेटर।